2022 में श्रीलंका, 2024 में बांग्लादेश और 2025 में नेपाल। ये तीन देश हमारे पड़ोसी देश, और यहां पर तख्ता पलट हुआ। यहां पर सरकारें गिरी। एक चीज कॉमन थी तीनों देशों में, वो थी पॉलिटिकल इनएफिशिएंसी एंड करप्शन। दूसरी चीज जो कॉमन थी, यूथ ने आवाज उठाई, चाहे वो श्रीलंका में हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो, और चाहे अब वो नेपाल में हो। नेपाल के इस प्रोटेस्ट को बोला जा रहा है जेन जी प्रोटेस्ट्स। जेन जी वो लोग हैं जो 1996 से लेके 2012 तक इस टाइम पीरियड में पैदा हुए हैं। इन शॉर्ट समझने के लिए ये लोग यूथ हैं। अब यूथ नेपाल की सड़कों पर उतर कर आए, वो इसलिए आए क्योंकि वहां पर सोशल मीडिया बैन लगा दिया गया था। सरकार ने ये सोशल मीडिया बैन नेपाल में क्यों लगाया, ये जानना जरूरी है हमारे लिए। बट क्या सिर्फ बैन लगाना एक इतना बड़ा मुद्दा बन गया जिसकी वजह से सरकार गिर गई? एक्चुअली ये क्वेश्चन को भी हमें एड्रेस करना पड़ेगा। और साथ ही साथ तीसरा क्वेश्चन कि क्या वहां पर किसी फॉरेन फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट था जिसमें ये सरकार को गिराने का एक्चुअली में हेल्प किया। इस टाइप के क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम एड्रेस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आई एम अर्पित and I will be dealing with such very important topics which are happening in India and around India in the world, and I'll be coming up with such special videos on the Career First YouTube channel. So in today's video we are going to talk about the Gen Z protests of Nepal. नेपाल एक बफर स्टेट है। बफर स्टेट बोले तो इट इज सैंडविच्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया के साथ नेपाल का एक ओपन बॉर्डर है। ओपन बॉर्डर का मतलब है कि आपको कोई भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, वीजा पासपोर्ट वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप बिना इसके आ जा सकते हो, आप कितने भी समय रह सकते हो एक दूसरे के देश में, क्योंकि वीजा अगर होता है तो वीजा में टाइम रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बट वीजा की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो ऐसी कोई टाइम रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इंडिया और नेपाल की ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन के तहत इंडियंस नेपाल में रिसाइड कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं और बिजनेस कर सकते हैं, और नेपालीज भी इंडिया में ये सब काम कर सकते हैं। इंडिया और नेपाल का रोटी बेटी का रिश्ता है। रोटी बेटी, रोटी मींस रोजी रोटी, इकोनॉमिक टाइज, बेटी मींस मैरिटल टाइज, क्योंकि बहुत सारी बेटियां इंडिया की नेपाल में ब्याही जाती है, मतलब मैरिड होती है, और वाइस वर्सा वहां की बेटियां भी यहां पर मैरिड होती है। तो हमारे डीप इकोनॉमिक एंड कल्चरल टाइज है। इन अ नटशेल आई हैव टू से दिस। चाहे वो बुद्धिज्म हो, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो मैरिटल टाइज हो, कैसे भी हो। दूसरी तरफ नेपाल और चाइना के फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज एस्टैब्लिश हुए 1955 में। अब नेपाल 1955 ऑनवर्ड्स एक प्लेग्राउंड बन गया बिटवीन इंडिया एंड चाइना। किसका इन्फ्लुएंस ज्यादा रहे? बफर टेरिटरी तो है ही, दोनों के बीच में है। चाइना के साथ हालांकि उसका कोई रोटी बेटी का रिश्ता नहीं है, ना उसका कोई ओपन बॉर्डर है, ना इतनी कल्चरल सिमिलैरिटीज है, बट हां वो बॉर्डर जो है वो लूजली डिमार्केटेड बॉर्डर है। इतना ज्यादा अच्छे से वहां पर सर्वेलेंस नहीं है। अब नेपाल की सिचुएशन आप देखो, नीचे इंडिया के साथ ओपन बॉर्डर, ऊपर चाइना के साथ लूजली डिमार्केटेड एंड गार्डेड बॉर्डर। अब ऐसे में नेपाल एक पैराडाइज बन जाता है फॉर स्पाइंग एक्टिविटीज। यहां पर इंडियन स्पाइंग एक्टिविटीज एक्टिव है, क्योंकि हमें चाइना के इन्फ्लुएंस को कम रखना है। इंडियन स्पाइंग एक्टिविटीज इसलिए भी एक्टिव है क्योंकि पाकिस्तान नेपाल इंडिया के ओपन बॉर्डर एग्रीमेंट का फायदा उठाता है और वहां से इन्फिल्ट्रेट कराने की कोशिश करता है मिलिटेंट्स को नेपाल बॉर्डर से इंडिया में। तो इंडियन स्पाइंग एक्टिविटीज हैं वहां पे चाइनीज स्पाइंग एक्टिविटीज भी हैं, क्योंकि भाई उनको इंडिया का इन्फ्लुएंस कम रखना है, अपना इन्फ्लुएंस ज्यादा रखना है। लेट्स नॉट फॉरगेट पाकिस्तान की भी स्पाइंग एक्टिविटीज है, क्योंकि पाकिस्तान के इंटेंशंस हैं मिलिटेंट्स को इन्फिल्ट्रेट कराना है नेपाल के थ्रू इंडिया में। दूसरी तरफ
यूएसए, CIA एंड द वेस्टर्न कंट्रीज, उनकी भी स्पाइंग एक्टिविटीज मतलब काफी है यहां पर, क्योंकि यूएसए को चाइना पे चेक रखना है। तो नेपाल इज अ पैराडाइज ऑफ स्पाइंग एक्टिविटीज एंड इन सब में बेसिकली बहुत ज्यादा खिचड़ी पक जाती है। तो जब ये यूथ सड़कों पर उतर कर आए सोशल मीडिया बैन के बाद, तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आया वो आया कि वर एनी फॉरेन फोर्सेस इन्वॉल्व इन इट। यूएसए इन्वॉल्व हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। CIA की एक हिस्ट्री है सरकारें गिराने की। बट ये जो एजेंसीज है ना, इंटेलिजेंस एजेंसीज, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो एक्टिविटीज हैं आप प्रूव नहीं कर सकते, ये इतनी सोफिस्टिकेटेड एक्टिविटीज होती है। तो एज एस्पिरेंट्स, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम के लिए एस्पिरेंट हो, चाहे आप स्टेट PCS के लिए हो, चाहे आप UPSC के लिए हो, हमें इन सब चीजों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ना देते हुए इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऐसे एड्रेस कर सकते हैं कि फॉरेन एजेंसीज कैन बी इन्वॉल्व, इट इज अ पॉसिबिलिटी, बट नो अफर्मेशन कैन बी गिवन। अब आपसे काउंटर क्वेश्चन किया जाएगा कि कैसे, आप क्यों ऐसा कह रहे हो कि कैन बी इन्वॉल्व? तो उसका रीजन आप यही दोगे कि नेपाल का इंडिया के साथ ओपन बॉर्डर है, नेपाल का चाइना के साथ लूजली डिमार्केटेड बॉर्डर है, पाकिस्तान के इंटेंशंस अलग है नेपाल में प्रेजेंट होने के, क्योंकि वो यहां से इन्फिल्ट्रेशन कराना चाहता है। फिर यूएसए का इन्वॉल्वमेंट हम नहीं इग्नोर कर सकते, क्योंकि चाइना है, चाइना को कंटेन करना है। तो इतनी सारी यहां पर पॉसिबिलिटीज हैं फॉरेन फोर्सेस के इन्वॉल्व होने की, इसलिए इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, बट नथिंग कैन बी अफर्मेटिवली सेड। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इस तरीके से अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया ये क्वेश्चन एड्रेस, बट अब आता है मेजर क्वेश्चन कि जेनजी प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे। जेनजी प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे थे क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ने, यानी कि नेपाल की गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया था। अब वो बैन क्यों लगाया? क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को वहां की सरकार द्वारा ये निर्देश दिया गया था, या ये इंस्ट्रक्शंस थे कि आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रजिस्टर कराना है नेपाल गवर्नमेंट के साथ। रजिस्टर कराने का मतलब है कि आप की जो सोशल मीडिया एक्टिविटीज होंगी दैट विल बी रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल। एंड इन दिस many social media giants, especially the social media giants of US, meta related companies, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इन सब ने रजिस्टर नहीं किया। एक्स ने भी रजिस्टर नहीं किया, एक्स मतलब ट्विटर, और ये सब बैन करनी पड़ी। रजिस्टर करने को क्यों कह रही थी वहां की सरकार? वो इसलिए कह रही थी कि वहां पर हेट स्पीच और फेक न्यूज का सर्कुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था थ्रू दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। Whereas on the other hand, there is another social media platform, that is TikTok, which was not banned by the government of Nepal. TikTok ने रजिस्टर कर लिया था, but TikTok is a Chinese social media platform. और अमेरिका के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन हो गए थे। तो दिस ऑल्सो रेजेस क्वेश्चंस कि भाई इज इट यूएसए वर्सेस चाइना? इस चक्कर में हुआ है, क्योंकि यूएसए ने सोशल मीडिया का यूज फॉर टॉपलिंग मेनी गवर्नमेंट्स इन वेस्ट एशिया किया है, या फॉर कॉजिंग पॉलिटिकल क्राइसिस इन वेस्ट एशिया किया है। असल में 2010 के बाद वेस्ट एशिया में एक मूवमेंट चला जिसको हम अरब स्प्रिंग के नाम से जानते हैं। अरब स्प्रिंग बेसिकली एक ऐसा मूवमेंट था, या एक ऐसी डिमांड थी बाय द पीपल इन वेस्टर्न एशिया टू ब्रिंग इन डेमोक्रेसी इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज, एंड दे वर इम्पैक्टेड बाय the freedom of speech and expression, the way people were behaving in the Western countries, and they saw these things through social media. So social media played a very crucial role in influencing the people of West Asia and shift them towards democracy or demand for democracy.
बहुत सारी कंट्रीज में मोनार्की है, तो वहां पर डेमोक्रेसी लाना चाहते थे और अमेरिका ने इसमें बखूबी रोल निभाया थ्रू इट्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अब बात करते हैं नेपाल की। नेपाल में हमने देखा बैन क्यों लगा, सरकार ने क्यों बैन लगाया वो, ठीक है, और सरकार गिर गई क्योंकि लोग सड़क पर आ गए थे। बट जब लोग सड़क पर आए ना, तो वो प्लकार्ड्स जो थे उनके हाथ में, वो थे कि डोंट बैन सोशल मीडिया, बैन करप्शन, बैन इनएफिशिएंसी। सरकार से बेसिकली नाराज थे लोग क्योंकि वहां पर इनएफिशिएंसी और करप्शन बहुत ज्यादा था। हालांकि सरकार ने जब वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट देखे जो कि वायलेंट भी हो गए, तो वो जो बैन है वो वापस ले लिया था। मतलब जो बैन लगाया था वो बैन हटा लिया, मतलब वापस से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्टिव हो गए। बट प्रोटेस्ट नहीं रुके। प्रोटेस्ट ना रुकने का कारण यही था कि भाई वो करप्शन और इनएफिशिएंसी से परेशान थे लोग, तो बेसिकली लोग भरे बैठे थे। एंड this discontentment was very deep in the society, very much diffused in the society, but that ban on social media act like a trigger point. उस ट्रिगर पॉइंट से वो यूथ जो है वो भड़क गए, सड़कों पर आ गए, और बैन को रिवोक करने के बाद भी वो लोग सड़कों पे ही रहे, सरकार हटा के ही माने। अब देखते हैं नेपाल की पॉलिटिकल हिस्ट्री थोड़ी सी, तो और ज्यादा हमें समझ में आएंगी चीजें। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल जो है वो अडॉप्ट होता है 2015 में, बट इससे पहले की स्टोरी ये है कि नेपाल में मोनार्की थी। मोनार्की जो एंड हुई वो हुई 2008 में। 2008 में मोनार्की के एंड होने के बाद वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्कशन होने लग गया, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करेंगे जी। कई ऐसे भी स्टेजेस आए बीच में जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट नहीं हो सका, एक ऐसा डेडलॉक आ गया क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वेरियस स्टेक होल्डर्स थे, जो वहां की मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी, वो डिस्कस कर रही थी, वो अडॉप्ट करना चाह रही थी कॉन्स्टिट्यूशन को, बट उनके बीच में डिफरेंसेस इतने थे जिसकी वजह से वो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट नहीं हो पाया। कोई कह रहा था नेपाल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनेगा, कोई कह रहा था नेपाल प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनेगा, कोई कह रहा था नेपाल एक फेडरल कंट्री बनेगा, कोई कह रहा था नेपाल एक यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनेगा, कोई कह रहा था नेपाल एक हिंदू राष्ट्र बनेगा, कोई कह रहा था नेपाल सेक्युलर कंट्री बनेगा। तो इस खींचातानी में कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक आ गया। डेडलॉक मतलब एक ऐसी पोजीशन जहां से आप आगे नहीं जा सकते। बट फिर से ये लोग बैठे, नेगोशिएट किया, करा के फाइनली 2015 में नेपाल ने एक कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया और नेपाल बन गया एक सेक्युलर फेडरल रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक भी, डेमोक्रेसी ऑब्वियसली थी, सेक्युलर फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब नेपाल में 3 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं। पहली है नेपाली कांग्रेस। नेपाली कांग्रेस पुरानी पार्टी है वहां की, और नेपाली कांग्रेस इज बिलीव टू बी अ गुड अलाय ऑफ इंडिया। दूसरी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। एक तो नेपाली कांग्रेस हो गई पहली, दूसरी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, माओइस्ट सेंट्रिस्ट। माओइस्ट सेंट्रिस्ट जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो बेसिकली है तो कम्युनिस्ट पार्टी, मतलब उसकी विचारधारा जो है या उसकी आइडियोलॉजी जो है वो लेफ्टिस्ट है। लेफ्टिस्ट मतलब सोशलिज्म की तरफ ज्यादा प्रभावित है, मतलब कि चाइना से ज्यादा आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटी रखती है। बट दिस ऑल्सो एंजॉयज अ गुडविल विद इंडिया। ठीक ठाक इसकी गुडविल है इंडिया के साथ, ठीक है। और जो तीसरी पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूएमएल, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, ये जो है ये फार लेफ्ट पार्टी है, मतलब इसका चाइना के साथ लगाव कुछ ज्यादा है। ये चाइना की तरफ झुकाव है इसका, इंडिया की तरफ नहीं है झुकाव। और ये 3 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है, इन्हीं के बीच में वहां पर पावर टसल चलता रहता है।
अब जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ 2015 में, 2017 में वहां पर इलेक्शंस होते हैं। जब इलेक्शंस हुए तो इलेक्शंस में जो रिजल्ट आया वो ये आया कि कोई भी पार्टी, सिंगल पार्टी मेजॉरिटी स्टैब्लिश नहीं कर पा रही, बहुमत की सरकार नहीं बनेगी, कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी। और कोलिशन किस किस के बीच में हुआ? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, माओइस्ट सेंट्रिस्ट, इनके लीडर पुष्पा कमल दहल, इनको प्रचंड नाम से भी बोला जाता है, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल केपी शर्मा ओली, यूएमएल सॉरी, इनके लीडर केपी शर्मा ओली। और ये केपी शर्मा ओली जी बन गए उनके प्रधानमंत्री। अब देखो, यूएमएल झुकाव चाइना की तरफ और उन्हीं का बंदा प्राइम मिनिस्टर, दूसरी तरफ जो कोलिशन पार्टनर है वो भी कम्युनिस्ट पार्टी। तो इंडिया के तो अच्छे दिन नहीं थे, चाइना के अच्छे दिन थे। ऑपोजिशन में थी नेपाली कांग्रेस। ये जो सिचुएशन चली, ये चली 2017 से 2021 तक, और 2021 में वहां पर सरकार गिर गई। वहां पर सरकार गिर गई क्योंकि कोलिशन में सपोर्ट एडिक्वेट नहीं रहा। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर करा कि नेपाली कांग्रेस, तुम्हारे पास सबसे ज्यादा सीटें हैं, तुम एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाओ। इंटरिम गवर्नमेंट, जब तक इलेक्शन नहीं हो रहे तब तक तुम्हारी सरकार रहेगी। तुम्हारे पास मेजॉरिटी नहीं है, बट फिर भी हम ऑर्डर कर रहे हैं कि आप बनाओ, वैक्यूम नहीं आना चाहिए, इलेक्शंस अपने टाइम पे 2022 में होंगे। तो ये हुआ। 2022 में इलेक्शंस हुए। 2022 से लेके मार्च 2024 तक क्या रहा? फिर कोलिशन, कोई बहुमत की सरकार नहीं, पूर्ण बहुमत किसी के पास नहीं था, नो सिंगल पार्टी मेजॉरिटी स्टैब्लिश्ड, कोलिशन में ही बननी थी सरकार। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, माओइस्ट सेंट्रिस्ट और नेपाली कांग्रेस ने कोलिशन बनाया। अब ये एक थोड़ा सा अनयूजुअल कोलिशन है क्योंकि आइडियोलॉजिकली दीज टू पार्टीज आर डिफरेंट। और ऑपोजिशन में बैठी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूएमएल, केपी शर्मा ओली जिसके लीडर है, जो कि प्रो चाइना, हार्डकोर प्रो चाइना, वो ऑपोजिशन में बैठे। मतलब इंडिया के अच्छे दिन थोड़े से शुरू हुए, ये बने वहां के प्राइम मिनिस्टर। बट ये कोलिशन चला सिर्फ मार्च 2024 तक, मतलब 2 साल भी कंप्लीट नहीं कर पाया। मार्च 2024 में तख्ता पलट हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, माओइस्ट सेंट्रिस्ट कोलिशन में रही, इनके सपोर्ट में आ गई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूएमएल, केपी शर्मा ओली वाली पार्टी। मतलब कि वही सेम सिचुएशन जो 2017 से लेके 2021 तक थी, बट एक डिफरेंस था, 2017 से लेके 21 तक ये प्राइम मिनिस्टर थे, बट यहां पर पुष्पा कमल दहल वॉज द प्राइम मिनिस्टर। एंड एक और डिफरेंस था कि 2017 से लेके 21 तक वो कोलिशन 4 साल चला, ये कोलिशन 4 महीने चला, मार्च 2024 से लेके जुलाई 2024 तक। हाँ, ऐसा जुलाई 2024 में फिर से तख्ता पलट हो गया। अब की जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, माओइस्ट सेंट्रिस्ट पुष्पा कमल दहल, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, वो ऑपोजिशन में आ गए, और नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूएमएल, ये कोलिशन में गवर्नमेंट बनाई। अब यहां के जो लीडर हैं केपी शर्मा ओली, ये बन गए प्राइम मिनिस्टर। अब जब ये प्राइम मिनिस्टर बने तो सरकार चल रही थी। अब आप ये एनालाइज कर चुके हो कि कितनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है नेपाल में। इस हाई लेवल ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में आप कैसे सरकार चलाओगे, कैसे लोगों को कॉन्फिडेंस दोगे? नहीं दे सकते आप लोगों को कॉन्फिडेंस। प्रीवियस कोलिशन ने कोई स्कीम पॉलिसी निकाली, कोलिशन टूट गया, नया कोलिशन बना, उसने वो प्रीवियस कोलिशन की स्कीम पॉलिसी रोक दी, नहीं डाल दी। पॉलिटिकल ईगोज भी तो होते हैं। फिर ये कोलिशन थोड़े टाइम चला, फिर वो स्कीम पॉलिसी रुक गई, नया कोलिशन आया, नई स्कीम पॉलिसी। अब लोग कंफ्यूज्ड, लोग परेशान, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान लोगों का ही। और नेपाल में इतनी खींचातानी चल रही है सत्ता में आने के लिए, क्योंकि
इतने इफेक्टिव चेक्स एंड बैलेंसेस है नहीं, चेक्स एंड बैलेंसेस इतने इफेक्टिव है नहीं, जिसकी वजह से वहां पे करप्शन और इनएफिशिएंसीज बहुत है। अब लोगों को दिखता है भाई मौका है करप्शन करने का, तो जब हम गवर्नमेंट में हो सकते हैं होते हैं तभी कर सकते हैं। तो जी गवर्नमेंट में घुसने के लिए कुछ भी खींचातानी करो, किस भी लेवल तक गिरो, किस भी लेवल तक जाओ। अब इसमें परेशान कौन? जनता। इसलिए जनता भरी बैठी थी वहां पे, स्पेशली द यूथ, क्योंकि यूथ को समझ में तो सब आ रहा था कि क्या सिस्टम चल रहा है हमारे देश में। एंड जैसी वो सोशल मीडिया बैन अनाउंस हुआ तो दैट वाज अ ट्रिगर पॉइंट। उसके लिए तो ठीक है वो सड़कों पे उतरे, बट करप्शन और इनएफिशिएंसी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा थे उनके लिए। अब ऐसे में सरकार ही गिरी। अब जब सरकार गिरी तो ये प्राइम मिनिस्टर रहे नहीं, ये कोलिशन बचा नहीं, और वहां पर एक नई प्राइम मिनिस्टर सुशीला कार्की जी, जो वहां की एक्स चीफ जस्टिस है, वो बन गई। पॉलिटिकल फ्यूचर नेपाल का, वहां पे इलेक्शंस होंगे। आई होप कि स्टेबल गवर्नमेंट आए। आई ऑल्सो होप कि यूथ का पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी इन पॉलिटिक्स बढ़े और नेपाल एक पीसफुल एंड स्टेबल रूल की तरफ बढ़े, क्योंकि नेपाल में इंस्टेबिलिटी मतलब इंडिया को खतरा। नेपाल में इंस्टेबिलिटी मतलब इंडिया को खतरा इस सेंस में कि वहां से इन्फिल्ट्रेशन बढ़ सकता है इंडिया में, इलीगल सेटलमेंट्स इंडिया में बढ़ सकते हैं। एंड ऑब्वियसली इंडिया बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल नेबर विल स्टैंड बाय नेपाल इन ऑल द सर्कमस्टांसेस लाइक इट हैज डन इन द पास्ट, चाहे वहां पर अर्थक्वेक आया हो चाहे कुछ भी, कोविड के दौरान हो, कोविड के बाद हो। बट आप पैटर्न को समझिए, श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल। प्रोटेस्ट बाय द यूथ, कॉमन प्रोटेस्ट बाय द यूथ फॉर इनएफिशिएंसी एंड करप्शन एंड नेपोटिज्म। ये सब देखते हुए we should be blessed that we are staying in a country like India where the political leadership is not involved in such kind of inefficiencies and corrupt practices. Because आज की डेट में चुप कोई नहीं बैठता है, especially the youth. And we being the youth of our country have the opportunity to shape the future of our country. 2047 we have to become Viksit Bharat and we have to adequately contribute in that. So this is it from my end. I will be meeting you for more such informative and creative videos. Till then, you keep following the channel. Also try to share this with your friends. This is our new initiative so that they can get also benefited out of it. Namaste. Jai Hind.